दोस्तों हाल ही में 10th और 12th के बोर्ड एग्ज़ाम्स को कैंसिल कर दिया गया है। दोस्तों ये बिल्कुल सुरक्षा दृष्टियों से सही है क्योंकि कोरोना बहुत ज़्यादा है और इस समय एग्ज़ाम्स कराना एक चिंता का विषय बन सकता था। पर क्या आपको लगता है कि ये एग्ज़ाम कैंसिल करना आगे हमारे भविष्य पर कितना बड़ा इम्पैक्ट डालेगा? दोस्तों आगे चलकर अगर स्टूडेंट्स जॉब लेने जाएंगे तो उनके पास वो क्षमता, वो स्किल्स नहीं बचेंगी जो उन्हें 10th और 12th के क्लासेस के ज़रिए मिलती हैं, क्योंकि उन्होंने उस लेवल की पढ़ाई ही नहीं की। दोस्तों 10th और 12th बोर्ड के समय हमारे ऊपर इतना प्रेशर, इतनी जिम्मेदारियां होती हैं कि हम उन दो क्लासेस को काफ़ी अच्छे से पढ़ते हैं। पर 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम इस बार कैंसिल होने से इस बैच के सभी स्टूडेंट्स के जॉब्स जो उन्हें आगे चल के मिलने वाले थे उस पर काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। दोस्तों हम एक उदाहरण लेते हैं यूएसए का। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एजुकेशन सिस्टम की ये खासियत है कि वहाँ के स्टूडेंट्स ज़्यादातर अपने पढ़ाई पर ज़्यादातर टाइम स्पेंड करते हैं। वहाँ की क्लासेस 7:30 बजे 8 बजे से शुरू हो जाती हैं और शाम के 6-7 बजे तक चलती हैं। यहाँ तक कि होमवर्क्स भी स्कूल में ही कराए जाते हैं, क्योंकि टीचर्स जानते हैं कि घर जाके होमवर्क मात्र एक औपचारिकता बनकर रह जाती है और स्टूडेंट्स उसे किसी भी तरीके से निपटा कर उससे छुटकारा पा लेते हैं। पर होमवर्क स्कूल में कराने से उनके जो डाउट्स होमवर्क के समय बनते हैं वो तुरंत सॉल्व हो जाते हैं और साथ ही उनका जो स्टडी टाइम है वो भी बढ़ जाता है। दोस्तों वहाँ एक जीपीए पॉइंट एवरेज बनता है जिसके अनुसार किसी भी बच्चे का फ्यूचर डिसाइड होता है, जिसमें आपकी मेहनत को ही अहमियत मिलती है। आपने जिस भी कॉलेज, जिस भी यूनिवर्सिटी से अच्छे से मेहनत किया होगा, हो सकता है कि किसी दो बच्चे के नंबर सेम हो, पर अगर उसने ज़्यादा मेहनत की है और उसके में ज़्यादा स्किल है तो उसको महत्व दी जाएगी, ना कि हमारे देश की तरह जहाँ पर रट्टाफिकेशन से काफ़ी अच्छे नंबर लाने के बाद कई बच्चे आगे चलकर असफल हो जाते हैं। पर अगर स्किल होती है तो 38-39% लाने वाले बच्चे भी आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा इनोवेशंस और अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पाते हैं। दोस्तों हमारे देश का दूसरा लूप होल है हमारे एजुकेशन सिस्टम में द डीप कंट्रास्ट बिटवीन द प्राइवेट स्कूल्स एंड द गवर्नमेंट स्कूल। दोस्तों गवर्नमेंट स्कूल्स को तो जैसे महत्व ही नहीं दी जाती है। गवर्नमेंट स्कूल्स के बोर्ड्स टूटे हुए हैं, कहीं पर बेंचेस टूटे हुए हैं। एक स्कूल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इस पूरे देश में टीचर्स के बीच भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रास्ट है। जहाँ कई टीचर रेगुलर इनकम के बेसिस पर पढ़ाते हैं तो वहीं कुछ कम पैसों में भी पढ़ाई को जारी रखते हैं। दोस्तों प्राइवेट स्कूल्स के प्रति ज़्यादातर पेरेंट्स रुझान अपना दिखाते हैं। इसका कारण यह है कि उन्हें बड़े बड़े स्कूल, 5 स्टार होटल जैसे एसी बस, ये सब चीज़ें ज़्यादा भात। भले ही उन प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाई हो या ना हो, पर बच्चे एकदम सुविधा से आने जाने चाहिए, इसका हमेशा ख्याल रखा जाता है। दोस्तों गवर्नमेंट स्कूल्स में अब तो स्थिति थोड़ी सुधर रही है क्योंकि टीचर बनने के लिए अब एग्ज़ाम्स देने ज़रूरी हो गए हैं। पर जो प्राइवेट स्कूल्स होते हैं वो ज़्यादातर पैसों के पीछे भागते रहते हैं। उन्हें पैसे चाहिए और उन्हीं से उनका स्कूल चलता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। पर हम जो उनसे एक्सेप्ट करते हैं कि वो हमें क्या देंगे बदले में, उन्हें हमें बदले में एजुकेशन देनी चाहिए। पर उस एजुकेशन में काफ़ी ज़्यादा डिफिशियंसी होती है। करिकुलर एक्टिविटीज़, अगर 366 दिन में से एक दिन पढ़ाई होगी और बाकी दिनों करिकुलर एक्टिविटीज़ होंगी। दोस्तों इसमें कोई बुराई नहीं है कि स्कूलों में करिकुलर एक्टिविटीज़ ना हो, पर ज़्यादातर टाइम इसी में स्पेंड होने से पढ़ाई पर भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है। बताया गया है कि इससे 40% बच्चों का दिमाग पढ़ाई से हटकर खेल कूद में लगने लगता है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं चाइना की। आखिर चाइना इतना ज़्यादा इनोवेटिव कैसे है? आखिर वहाँ के बच्चे इतने ज़्यादा पढ़ने में अच्छे क्यों हैं और अच्छे जॉब्स भी पाते हैं? दोस्तों इसका कारण ये है कि वहाँ पर ज़्यादातर नॉलेज प्रैक्टिकल नॉलेज होती है। वहाँ पर कॉपी बुक के बजाय ज़्यादातर बहुत ही कम कॉपी बुक का इस्तेमाल होता है। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है तो उसे नोट डाउन किया जाता है, वरना हर एक चीज़ प्रैक्टिकली और इनोवेशन के मदद से सिखाई जाती है। शायद यही कारण है कि चाइना इनोवेशंस में इतना आगे है। वहीं बात करें इंडिया की, तो अगर आपने जो स्कूल में पढ़ाया गया उसको कॉपी में भर लिया, अच्छे से उसको चेक करा लिया, तो आप बहुत अच्छे विद्यार्थी हैं। पर अगर आप ऐसा करने में असफल रहे तो लाख आपके में स्किल्स हो, आप बहुत अच्छे टैलेंटेड स्टूडेंट हो, पर आपकी कोई पूछ नहीं होगी क्योंकि आपका कॉपी कंप्लीट नहीं है। ये ज़्यादातर स्कूलों में होता है। दोस्तों चाइना के बच्चों को शुरू से ही कंपनीज़ में और सेना में भेजा जाना शुरू कर दिया जाता है। दोस्तों वहाँ के बच्चों को इनोवेशंस करने के लिए स्टाइपेंड यानी वजीफ़ा जिसे हम बोलते हैं या सहयोग जिसे बोलते हैं वो दिया जाता है, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेशंस करके देश की प्रगति में योगदान दे सके। वहीं बात करें इंडिया की,
तो इंडिया में तो सबसे पहले आपका खूब मजाक उड़ाया जाएगा, और अगर आपका मनोबल मजबूत निकला तो ही जाके आप इंडिया में कोई बड़ा काम कर सकते हैं। दोस्तों, मैं दावे के साथ ये कह सकता हूँ कि इंडिया जैसा इनोवेटिव देश पूरे विश्व में कहीं नहीं है, पर हमारे पास रिसोर्सेज हों और हम उसका अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन ना कर सके तो फायदा रह जाएगा। दोस्तों, बात करें चाइना की, तो वहाँ पर एक नेशनल लेवल का एग्ज़ाम होता है जिसका नाम है गाओकाओ। इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। दोस्तों, इस एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप विश्वास नहीं करेंगे कि 2019 में इस एग्ज़ाम में 8.7 मिलियन यानी 87 लाख बच्चों ने शिरकत की थी। आप समझ सकते हैं कि इस एग्ज़ाम का लेवल कितना ऊंचा है। देश ही नहीं, चाइना के देश ही नहीं बल्कि विदेश से भी बच्चे इस एग्ज़ाम को देते हैं। और अंतर ये है हमारे देश के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में और चाइना के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में कि वहाँ पर 3 साल यानी जब से वहाँ पढ़ाई चालू होती है तब से ही गाओकाओ की प्रिपरेशन शुरू कर दी जाती है, ताकि बाद में जो पैसा वो कोचिंग इंस्टीट्यूशन में देंगे वही पैसा वो शुरू से ही स्कूल्स में दें, ताकि आगे चलकर अगर वो कोई एग्ज़ाम दें तो उसे अच्छे से क्वालिफाई कर सकें। पर हमारे यहाँ तो कोचिंग एक बिज़नेस है। क्या आपने भारत के किसी स्कूल में ये पढ़ा है कि आप यहाँ पर अपने बच्चे का एडमिशन कराइए और आईआईटी या नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपके बच्चे का सिलेक्शन पक्का है? नहीं, कभी नहीं सुना होगा आपने। आपको या तो उस एक्स्ट्रा स्टडीज़ के लिए फाउंडेशन कराने पड़ते हैं पेरेंट्स को, या फिर 1 लाख 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, तब जाकर कहीं एग्ज़ाम्स निकलते हैं, और निकलने की कोई गारंटी भी नहीं होती है। दोस्तों, अगला लूप होल है नो फिक्स अपॉर्चुनिटीज़। दोस्तों, हमारे देश में 10th और 12th बोर्ड एग्ज़ाम्स पास करने के बाद हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फिक्स नहीं होती हैं। हमें दर ठोकरें खानी पड़ती हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को भरना पड़ता है। अगर आप कहीं जॉब्स के लिए जाते भी हैं तो आपके पास कोई ऐसी फिक्स चीज़ नहीं होती है जिसे दिखाकर आप अपना दावा मजबूत कर सकें। दोस्तों, आइए बात करते हैं यूनाइटेड किंगडम की। दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम में क्या होता है कि वहाँ 16 साल तक पढ़ाई करना कंपलसरी होता है। उसके बाद अगर आप चाहें तो आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं और उसे वहाँ फर्दर स्टडीज़ का नाम दिया जाता है। जैसे ही आप वहाँ हाई स्कूल से पास आउट होंगे तो आपको एक ग्रेजुएट करार दे दिया जाएगा। वहाँ की जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई होती है वो 10th और 12th में ही कवर अप कर ली जाती है। इसके बाद दोस्तों उन्हें 1-2 साल पार्ट टाइम जॉब करना होता है ताकि वो एक्सपीरियंस गेन कर लें, और उसके बाद वो एक अच्छे ग्रेजुएट बनकर निकलते हैं और A ग्रेड जॉब पाते हैं। दोस्तों, वहाँ कोई भी ऐसा ग्रेड नहीं है जिसे नीचा कहा जा सके। हर एक जॉब वहाँ सिक्योर है और वहाँ अच्छी खासी वेतन भी मिलती है। यहाँ तो आप अगर लोकल कॉलेज से BSc, MSc या BTech करके निकलें तो आपको खुद ही जॉब ढूंढना होगा और सारी चीज़ें खुद ही करनी पड़ेंगी, क्योंकि हमारे मोदी जी ने भी कहा है कि हम सब आत्मनिर्भर भारत हैं। तो आइए दोस्तों, अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन के बारे में। पूरी वीडियो का कंक्लूजन यही है कि हमारे देश में के एजुकेशन सिस्टम में काफ़ी ज़्यादा लूपहोल्स हैं और दूसरे देशों से सीख लेकर हमें इनमें सुधार करने की ज़रूरत है। जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी है उसे जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि उसमें वेद और पुराण जैसे सब्जेक्ट्स भी शामिल किए जाएंगे। हमारे देश में काफ़ी फील्ड्स में सुधार की गुंजाइश है और ये एकाएक नहीं होगी। इसमें समाज के पूरे वर्ग को योगदान देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो कुछ लंबी हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, पर अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके बारे में जागरूक हो सकें। धन्यवाद।